गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेट्रो एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर गतिकी का वीडियो लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर के हिसाब से कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम देखेंगे। देखिए, कूलॉम्स लॉ, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले कूलॉम्स लॉ की रिक्वायरमेंट, पहली बात, कूलॉम्स लॉ ओनली सिर्फ पॉइंट चार्ज पे लगेगा, हिंदी में बोलते हैं बिंदु आवेश के ऊपर लगेगा, सिर्फ ये पॉइंट चार्ज के ऊपर लगेगा। दूसरी बात, ये स्थिर मतलब रेस्ट चार्ज पे लगेगा। कहने का मतलब है इसकी दो मुख्य शर्तें हैं कूलॉम्स लॉ की। पहली बात तो ये पॉइंट चार्ज के ऊपर लगेगा, मतलब चार्ज एक ही होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि 10 चार्ज हमने एक लाइन में रख दिए और फिर उसके बाद में हम कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, स्थिर रेस्ट चार्ज के ऊपर लगेगा। यदि चार्ज मूवेबल है मतलब गतिशील है तो उसके ऊपर कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। अब बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की है क्या। देखो, स्टेटमेंट, कथन, कूलॉम्स लॉ का कथन क्या है। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? कूलॉम्स लॉ कहता है कि दो चार्ज हमारे पास में Q1 और Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस है R। ग्रेविटेशन 11th क्लास में आपने पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण का नियम, वैसा ही ये है। कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट यह है कि हमारे पास में दो चार्ज है Q1 और Q2, जिनके बीच की डिस्टेंस है R। तो पहली बात, इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेश, आवेश का मतलब चार्ज के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, बल, दोनों चार्जेस के गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि यदि इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F, तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2। पहली बात समझ में। दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसका? दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों मतलब चार्जेस के मध्य लगने वाला बल, इनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, दोनों आवेशों के गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा स्टेटमेंट, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इनकी मध्य की दूरी, इनकी मध्य की दूरी कितनी है? R के वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपात मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। और 11th क्लास में पढ़ा था, कोई भी फोर्स, कोई भी बल यदि व्युत्क्रम वर्ग नियम का मतलब इनवर्स स्क्वायर रूल का को फॉलो करता है तो वह फोर्स कंजर्वेटिव मतलब संरक्षिबल होता है। आई बात समझ में? तो दोनों स्टेटमेंट से हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, और इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक आएगा, तो हम क्या कर देंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा
बट्टा आर स्क्वायर। आई बात समझ? तो ये हमारे पास में बल आ गया। अब ये के क्या है? के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्थिर वैद्युतिकी नियतांक बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इंग्लिश मीडियम वाले आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साथ में मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, k इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है, ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी यूनिट है। हाँ, ये वैल्यू हम न्यूमेरिकल्स पर्पज से याद रखेंगे, परंतु थ्योरेटिकल पर्पज या डेरिवेशन पर्पज से हमें एक वैल्यू और इसकी याद रखनी है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। न्यूमेरिकल पर्पज से तो ये वैल्यू हमारे काम आ जाएगी, परंतु थ्योरेटिकल और डेरिवेशन पर्पज से हमें ये वैल्यू याद रखनी है। अब ये है क्या? 4 एक न्यूमेरिक नंबर है, पाई की वैल्यू में पता है 3.14 3.14 होती है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट को हिंदी में बोलते हैं निर्वात की विद्युत शीलता, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये हुई बात, तो हमने लिखा कि ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये दोनों आवेश इस कंडीशन के अंदर निर्वात में रखे हुए हैं। तो हम हमारा स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य की दूरी r है और दोनों आवेशों का मान q1 और q2 है, तो उनके बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आई बात समझ में? जहां पे हमें पता चल गया F समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पे K क्या है? स्थिर वैद्युतिकी नियतांक। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एक वैल्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब दो चीजें हमें कंपटीशन लेवल के पर्पज से यहां से देखनी है। पहली चीज क्या देखनी है? पहली चीज देखनी है के की डायमेंशन, मतलब विमा क्या है। दूसरी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या है, और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट तो देखो 4 और पाई की तो कोई यूनिट होती नहीं है, मतलब सीधा सीधा है कि के की जो यूनिट होगी उससे उल्टी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं साइड के अंदर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, मतलब मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मतलब यूनिट क्या आ गया हमारे पास में? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आ गया क्या भाई? ये मात्रक हो गया इसका, तो यूनिट तो यही हो गई। अब के की विमा निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन निकालेंगे तो मैं यहां निकाल देता हूं डायमेंशन, DIMENSION, डायमेंशन। विमा निकाल देते हैं। विमा निकालेंगे तो न्यूटन बल की विमा M1 L1 T-2, मीटर की विमा L2 बट्टा कूलम की विमा कल देखी थी हमने, क्या देखी थी? A1 T- सॉरी I इज इक्वल टू Q बट्टा T, Q इज इक्वल टू IT, A1 T1, ये लो A1 T1 का स्क्वायर। तो हमारे पास में देखो क्या आ गई? M1 L1 और L2 L3, तो M1 L3 T-2 देखो T1 1 इंटू 2 2 ऊपर जाएगी माइनस का 2 T-4, और A 1 इंटू 2 2 और ऊपर जाएंगे माइनस का 2 A माइनस का 2।
ये आ गई हमारे पास में स्थिर वैद्युतिक नियतांक के की विमा। अब बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा वैसे तो इससे उल्टी होगी, निकाल के देख लेते हैं। कूलॉम स्क्वायर मतलब A1 T1 का होल स्क्वायर बट्टा न्यूटन M1 L1 T-2 और आ गया हमारे पास में मीटर स्क्वायर L2। तो ये आ गया हमारे पास में, देखिए M-1 और L-3 और T4 और A2, ये आ गया। तो ये हो गया हमारा बेसिक कूलॉम के नियम का। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे कूलॉम का नियम कब, जब दो चार्जेज किसी माध्यम में रखे हुए हों। ठीक है, नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। हाँ, तो अभी हमने कूलॉम्स लॉ देखा, पर हमने कूलॉम्स लॉ कहाँ देखा, किस में देखा? हमने कूलॉम्स लॉ देखा था निर्वात के अंदर, मतलब फ्री स्पेस के अंदर। और हमने क्या कहा, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता, या इंग्लिश में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, मान लो यहां तो क्या माना था, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, दोनों के बीच की दूरी है R, और ये पूरा सेटअप मतलब ये दोनों चार्जेज जो कि R दूरी पे रखे हुए हैं, ये दोनों किसी फ्री स्पेस मतलब निर्वात के अंदर रखे हुए हैं। मान लो ये दोनों चार्जेज किसी माध्यम में रखे हुए हैं, तो मैं मान लेता हूं कि एप्सिलॉन उस दिए गए माध्यम की विद्युतशीलता है। जैसे निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है, उसी प्रकार से कोई माध्यम, मान लो पानी है, हवा है, कांच है, कुछ भी दिया होगा तो उसकी विद्युतशीलता जरूर होगी। तो एप्सिलॉन क्या हमारे पास में, किसी दिए गए माध्यम की विद्युतशीलता मतलब परमिटिविटी ऑफ गिवन स्पेस। तो यदि कोई माध्यम दिया हो जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, तो उस माध्यम के अंदर इन दोनों चार्जेस के बीच में R दूरी है, तो लगने वाला बल मैं मान लेता हूं Fm = कितना हो जाएगा मेरे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। तो हमने देख लिया कि यदि दो चार्जेस निर्वात में रखे हुए हों तो उनके बीच लगने वाला बल F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। और इन्हीं दो आवेशों को इतनी ही दूरी पर यदि किसी माध्यम में रखा जाए तो इनके बीच लगने वाला बल Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। और यहां से हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे, एक परिभाषा निकालेंगे। उस परिभाषा को आपको याद रखना है, ठीक है? तो मैं काम करता हूं, समीकरण 1 में 2 का भाग देता हूं। 1 में 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा F बट्टा Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर बट्टा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। देखो 4 से 4 कैंसल आउट, Q1 Q2 से Q1 Q2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो F बट्टा एफ एम इज इक्वल टू F बट्टा एफ एम इज इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में। और इसको हम एक नया नाम दे देंगे एप्सिलॉन आर। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एप्सिलॉन आर। इसको क्या बोलते हैं, पैराविद्युतांक। पैराविद्युतांक इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यह है पैराविद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां से हम इसकी डेफिनेशन लेके आएंगे। इसकी दो डेफिनेशन बनती है और मैं दोनों यहां आपको बता देता हूं। पहली डेफिनेशन, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात उस माध्यम के लिए पैराविद्युतांक कहलाता है। मतलब किसी मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी का रेशियो क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। आई बात समझ में। दूसरी डेफिनेशन देखोगे, दूसरी डेफिनेशन क्या है कि किसी माध्यम में दो आवेशों के निकाय पर दूसरा निर्वात में दो आवेशों के निकाय पर लगने वाला बल तथा उसी निकाय पर किसी माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात पैराविद्युतांक कहलाता है। किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात माध्यम के लिए पैराविद्युतांक कहलाता है। और निर्वात में दो आवेशों के निकाय पर लगने वाला बल तथा उसी निकाय पर किसी माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात पैराविद्युतांक कहलाता है। एक आसान चीज है इसके लिए, ना तो इसका कोई मात्रक है ना इसकी कोई विमा है। मतलब यूनिटलेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये। अब मेन चीज क्या है, देखो मेन चीज ये है याद रखने लायक और न्यूमेरिकल पर्पज से भी, क्योंकि कंपटीशन में जो न्यूमेरिकल आएंगे उनमें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको न्यूमेरिकल हल करने का।
मेन चीज क्या है, एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा या 1 के बराबर हो सकता है। देखना, एप्सिलॉन आर का मान 1 के बराबर हो सकता है या 1 से ज्यादा हो सकता है, कभी भी 1 से कम नहीं होगा। समझ में आई बात? कारण क्या है, मान लो हमने क्या कहा, एप्सिलॉन किसी दिए गए माध्यम की विद्युतशीलता, अब दिया गया माध्यम भी निर्वात हो, मतलब फ्री स्पेस हो, तो हमारे पास में एप्सिलॉन आर इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1। आई बात समझ में? और यदि निर्वात नहीं है तो वही एप्सिलॉन का मान हमेशा एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगा। यदि एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा हो गया, मतलब अंश हर से बड़ा हो गया, मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, तो ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। कहने का मतलब क्या है कि एप्सिलॉन आर का मान सदैव 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा नहीं हो सकता। दूसरी बात, यदि एप्सिलॉन आर का मान 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, तो एक चीज देखो, F इजिकल टू एप्सिलॉन आर इंटू एफ एम, या एफ एम बराबर F बट्टा एप्सिलॉन आर। देखो यहां से देखो, एफ एम को उधर भेज देते हैं, एप्सिलॉन आर को इधर लेते हैं, एफ एम बराबर F बट्टा एप्सिलॉन आर। अब मान लो एप्सिलॉन आर का मान 1 हो गया, तो एफ एम बराबर F, भाई पहली कंडीशन क्या है, एप्सिलॉन आर बराबर 1, तो एफ एम इजिकल टू एफ, कोई समस्या नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास में, दूसरी कंडीशन है कि यदि एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, एप्सिलॉन आर का मान 1 से बड़ा हो गया, यदि एप्सिलॉन आर का मान 1 से बड़ा हो गया, तो देखो हर बड़ा हो गया, हर बड़ा होते ही संख्या छोटी हो गई, मतलब एफ एम लेस देन एफ। तो यहां से हम एक हल निकाल सकते हैं इन दोनों से, एफ एम इज ऑलवेज लेस देन इजिकल टू एफ, मतलब किसी माध्यम में लगने वाला बल निर्वात के बल से कम होगा या उसके बराबर हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। तो क्या क्या देखा, निर्वात के अंदर दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, पैरावैद्युतांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पैरावैद्युतांक याद रखना आपको, एप्सिलॉन आर। ठीक है, पैरावैद्युतांक की दो परिभाषाएं। पैरावैद्युतांक क्या है, विमाहीन और मात्रकहीन राशि है, मतलब यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और उसके बाद में पैरावैद्युतांक मतलब डायरेक्टरी कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है, 1 से छोटी नहीं हो सकती। और किसी माध्यम में लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए।